चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक हमारे क्लास 9th की जो हम आईएससी की है ना आपकी इकोनॉमिक्स का खात्मा कर रहे हैं, उसी में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है चैप्टर 19 नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम निकालने के कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जिनकी मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, जिनकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और आप कन्वर्जन कैसे करते हैं एग्रीगेट्स में। बस हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक, बहुत छोटा सा बहुत आसान चैप्टर है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरी तुम अभी देखना मेरे साथ बने रहोगे, तुम खुद थ्योरी याद करके जाओगे यहां से, है ना। बहुत मतलब ये समझो कि बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन ये इजी सा चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर 20 के लिए बेसिक बनेगा। वहां पे आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवाता हूं नेशनल इनकम क्या होती है। जैसे ये मेरी इंडिया है। अब मैं डायग्राम्स में उतना अच्छा नहीं हूं, है ना, लेकिन एक रफ अगर मैं डायग्राम बनाऊं हमारे इंडिया का, है ना, ये हमारी इंडिया है ना, ये हमारी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है। इस इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। हम, आप, आपके पेरेंट्स, है ना, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, ये सब लोग है ना कुछ अर्न करते होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब लोग कुछ अर्न करते होंगे, है ना, ये सब लोग कुछ अर्न करते होंगे। तो इनकी अगर अर्निंग्स को मैं ऐड कर लूं, ठीक, इन सब की अर्निंग्स को ऐड कर लूं, मतलब जो भी लोग मेरे इंडिया में रह के काम करते हैं उनकी अर्निंग्स को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो वो बन जाती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। वो बन जाती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहले क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? वो इनकम है जो इंडियंस, है ना, जो इंडियंस या जो लोग, इंडियंस भी कह सकते हो, या जो लोग हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में रह के काम करते हैं, है ना, काम करते हैं और यहां अर्न करते हैं, उनकी नेशनल इनकम, मतलब उनकी इनकम नेशनली, उनकी इनकम का एडिशन कर ले तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ठीक, अब कुछ लोग फॉरेन में रहते होंगे, कुछ लोग फॉरेन में रहते होंगे, जैसे ये इंसान है, ये इंसान है, ये लोग फॉरेन में रहते हैं। क्या रहते हैं? फॉरेन में रहते हैं, है ना, ये लोग फॉरेन में रहते हैं। ये फॉरेन में, है ना, और इनके पेरेंट्स, मान लेते हैं ये इनके पेरेंट्स हैं, है ना, ये इनके पेरेंट्स हैं, ये यहां पे इन पेरेंट्स को कुछ पैसा भेजते हैं, है ना, मनी भेजते हैं, कुछ पैसा भेजते हैं। ठीक, तो वो पैसा इंडिया की बाउंड्री में आ रहा है, वो पैसा इंडिया की बाउंड्री में आ रहा है। इस तरह के पैसे को हम लोग कहते हैं फीफा। फीफा का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, तो इस डोमेस्टिक इनकम में हमने ऐड कर लिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पैसा जो इंडिया में आ रहा है, जो इंडियंस हैं जो बाहर काम करने गए और वहां पैसा कमाते हैं और इंडिया में बेचते हैं, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, और मान लेते हैं कुछ लोग हैं जो यहां से फॉरेन में गए हैं, जैसे ये इसके पेरेंट्स हैं, है ना, और ये इसका चिल्ड्रन है। ठीक, ये फॉरेन में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, जैसे आप भी अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे तो आपके पेरेंट्स आपको यहां से पैसा भेजेंगे, है ना, आपके पेरेंट्स आपको यहां से पैसा भेजेंगे, तो ये इंडिया का पैसा कहां जा रहा है? फॉरेन में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। ठीक, तो इसमें से अब ये पैसा इंडिया से बाहर गया तो ये हमारी इनकम से माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया फीटा, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। ठीक, जब मैंने डोमेस्टिक इनकम में जोड़ लिया जितना पैसा हमारे इंडिया में आया और माइनस कर लिया वो पैसा जो यहां से गया, ठीक, इन दोनों को करने के बाद जो मिला वो हमारी नेशनल इनकम हो गई। वो हमारी क्या हो गई?
नेशनल इनकम हो गई। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या है? वो सारे लोग जो इंडिया में रह के काम करे और बाहर भी काम करे और इंडिया में पैसे भेजे और इंडियंस बाहर पैसे भेजे, उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारी क्या बचेगी? नेशनल इनकम। सिंपल सरल शब्दों में नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, समझ में आया? अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि हमको आगे हो सकता है जरूरत पड़े कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो आपको मतलब आपको मन में क्लियरिटी से डोमेस्टिक इनकम मतलब वो सारी इनकम जो इंडियंस इंडिया में रह के कमाए, या फिर वो सारी इनकम जो इंडिया में कैलकुलेट हो रही हो, उसमें कुछ पैसा बाहर नहीं भेजा गया, कुछ पैसा बाहर से लिया नहीं गया। ठीक, अभी अब अगर हमने बाहर का पैसा जोड़ लिया आने वाला और बाहर का पैसा जो हम लोग दे रहे हैं वो माइनस कर दिया, ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में तो जो बचा वो हमारी नेशनल इनकम हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, समझ लो, ये समझ लो, बहुत इजी सा और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है ना। ये डायग्राम जैसे मैंने रखा है ना, इसको बिल्कुल वैसे ही मन में बसा लो कि डोमेस्टिक इनकम कैसे किसी को समझाना है, नेशनल इनकम किसी को कैसे समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, अब बात आती है चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कन्वर्जन की। ठीक, तो कन्वर्जन समझने के लिए आपको 4 क्या टोटल 8 वर्ड्स, 6 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। पहला वर्ड है ग्रॉस और दूसरा वर्ड है नेट। ठीक, पहला कन्वर्जन आपको इसमें मिलेगा। ठीक, दूसरा कन्वर्जन आपको मिलेगा डोमेस्टिक और नेशनल। तीसरा कन्वर्जन आपको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। ठीक, अब कन्वर्जन बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, किससे कन्वर्ट करना है? ग्रॉस से आप नेट की तरफ जा रहे हैं, एरो देखिए, ग्रॉस से आप नेट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रीसिएशन। और अब उल्टा अगर नेट से ग्रॉस में आना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक, प्लस डेप्रीसिएशन, ये तो आप अकाउंट में ही पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? अगर कोई चीज ग्रॉस में दे रखी है, उसको नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम लोग डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे और नेट से वापस से ग्रॉस में आना है, क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे डेप्रीसिएशन को। सिंपल सी बात। फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से किस में जाना है? नेशनल में जाना है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस कर लेंगे NFIA। NFIA, NFIA को क्या कहते हैं? NFIA को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, अब कोई पूछेगा सर NFIA अगर नहीं दे रखा है तो निकलेगा कैसे? अगर NFIA नहीं दे रखा है तो ये निकलेगा फीफा, जो तुमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी पीछे पढ़ा ना, फीफा जो पैसा फॉरेन से इंडिया में आया, माइनस फीटा वो पैसा जो इंडिया से फॉरेन में गया। ठीक, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, तो फीफा माइनस फीटा कर देंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा? NFIA मिल जाएगा। और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करना है? NFIA को जोड़ लेना है। अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम लानी है, तो अभी तक हमने पीछे पढ़ा नहीं था, डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम लानी है, तो हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ लेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे। मतलब इन दोनों को पहले कर लो तो ये NFIA मिल जाता है। ठीक, ये NFIA मिल जाता है। ठीक ठीक, अब उल्टा अगर नेशनल से डोमेस्टिक में करना है तो माइनस करना पड़ेगा क्या? NFIA, माइनस करना पड़ेगा NFIA। ठीक, NFIA कैसे निकलना है? फीफा माइनस फीटा। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे नहीं दे रखे हैं तो आपको ये कैसे मिल जाएगा? आपको इनडायरेक्ट टैक्स जरूर दे रखा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा सब्सिडी को, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा सब्सिडी को। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा NIT
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चार ये तुमको 3 कन्वर्जन याद होगा। पहला कन्वर्जन ग्रॉस से नेट जाने के लिए, दूसरा कन्वर्जन डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, तीसरा कन्वर्जन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए। जल्दी जल्दी मेरे साथ बोल लो, मेरे साथ बोल लो। अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस NFI है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है माइनस NFI है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस NIT, और मार्केट प्राइस से माइनस फैक्टर कॉस्ट जाना है माइनस NIT। ठीक, अब NFI कैसे निकलेगा, फीफा माइनस फीटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, ये आपको 3 कन्वर्जन अगर याद हो गए तो समझो आप नेशनल इनकम का 90% चीज सीख गए, है ना। और कुछ भी नहीं है नेशनल इनकम में, कन्वर्जन में ही बहुत लोग गलती करके आते हैं। ठीक, और अगर कन्वर्जन याद हो जाता है तो वो फॉर्मूले भूल जाते हैं नेशनल इनकम निकालने के। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, जिनको दिक्कत है, तो अगले चैप्टर का मैं लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो मैंने कन्वर्जन पढ़े, इससे टोटल देखो कितने एग्रीगेट बन सकते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट जो बन सकता है वो G वर्ड से शुरू होकर ग्रॉस वर्ड से शुरू होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। GD पहला एग्रीगेट जो बनेगा, ग्रॉस वर्ड यूज किया G, दूसरा वर्ड यूज किया D यानी डोमेस्टिक, पहला वर्ड यूज किया ग्रॉस, दूसरा वर्ड यूज किया डोमेस्टिक, और फिर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर दूसरा क्या बन सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीसरा क्या बन सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, सॉरी कहां गया, ये था ग्रॉस, अब डोमेस्टिक वर्ड के नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, ये 4 एग्रीगेट हो गए जो ग्रॉस वर्ड से शुरू हो रहे हैं, जो ग्रॉस वर्ड से शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब ग्रॉस से ना शुरू होकर वर्ड स्टार्ट हो रहा है नेट से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और जिनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब सर ये क्या 8 डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी? तो मैंने कहा तुमको 8 डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेंगी, है ना, तुमको कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, बस तुमको मेरे साथ बने रहना है। मैं तुमको अभी ट्रिक बताऊं कैसे याद करना है, ठीक, एग्जाम में कैसे लिखना है। अब कुछ बातें, जैसे ये वाला NNP एट FC, इसको ही नेशनल इनकम कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम की वैल्यू निकालनी है, मतलब NNP एट FC निकालना है। क्या निकालना है? NNP एट FC निकालना है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं NNP एट FC को। और इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर बोल दे कि डोमेस्टिक इनकम निकालो तो NDP एट FC निकालना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब है ना, अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अभी उनके बारे में देखेंगे, आपको डेफिनेशन याद करने में मदद करेगा, अभी इसके बारे में देखेंगे। अब पहले जो हम लोगों ने पीछे वर्ड्स पढ़े, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो डोमेस्टिक वर्ड कभी भी लिखा आएगा तो डोमेस्टिक मतलब जो चीजें इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। और नेशनल मतलब वो सारी चीजें जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स यूज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? डोमेस्टिक वर्ड दिखेगा तो वो सारी चीजें जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में यूज हो रही हैं वो डोमेस्टिक में। नेशनल में वो सारी चीजें जो नॉर्मल रेसिडेंट्स यूज करते हैं। 2 वर्ड है, डोमेस्टिक में पॉलिटिकल बाउंड्री यूज करना है और नेशनल में हमको क्या यूज करना है? नॉर्मल रेसिडेंट। अब देखो क्या होगा, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम is defined as the value of all final goods and services। क्या है डोमेस्टिक वर्ड? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by all the enterprises located within the domestic territory of a country during a year। मैंने क्या बोला? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस बाय ऑल दी एंटरप्राइजेस, प्रोड्यूस ऑल भी, भाई कोई भी सामान जो बना रहा होगा, कोई इंटरप्राइज, कोई फैक्ट्री, कोई भी यूनिट बना रही हो कंपनी, तो प्रोड्यूस बाय ऑल द इंटरप्राइजेस लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल से अच्छा क्या वर्ड मिल गया हमको, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ये क्या कहलाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, और अगर तुमसे डोमेस्टिक इनकम लिख किया है तो डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल ऑफ, इनकम पूछ रहा है तो कौन इनकम कमाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated by all the production units located within the domestic territory of a country during the year। ठीक, तो डोमेस्टिक, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाए, डोमेस्टिक इनकम मिल जाए, तो क्या लिखना है, डोमेस्टिक वर्ड मिल जाए, खासकर डोमेस्टिक वर्ड मिल जाए, तो डोमेस्टिक वर्ड मिल जाए तो क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड कीवर्ड मिल गया, है ना, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, तो अब देखो मैंने भी याद रख रखा है कीवर्ड में, ठीक, डोमेस्टिक वर्ड आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक, देखो ये कीवर्ड याद कर लो, डेफिनेशन याद नहीं करनी है, तुम बस ये कीवर्ड याद कर चलो, डोमेस्टिक होगा तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, अगर डोमेस्टिक शब्द लिखाता है। ठीक, फिर अब नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, यहां पे भी देखो सेम, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अमाउंट, या यहां पे भी लिख लो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना, ये क्या है, यहां पे था लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब कभी भी यहां पे आएगा नेशनल वर्ड दिखाएगा तो क्या यूज करना है, बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया में रह के भी काम कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तुमको नेशनल वर्ड मिलेगा तो क्या लगाना है, विद इन द, क्या है, सॉरी, ये प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेशनल वर्ड मिलेगा तो क्या लगाना है, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक, ये नेशनल प्रोडक्ट हो गया। और नेशनल इनकम क्या हो गई, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक, अब इनकम पूछेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भाई इनकम कमाते हैं, तो क्या हो जाएगा नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स मेरे को मिल गया किसका, नेशनल का, तो मैंने नेशनल लिख लिया और उसके सामने लिखा नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। क्या लिखा, नॉर्मल रेसिडेंट। तो अब ये कीवर्ड समझ गए, ये कीवर्ड समझ गए, दो कीवर्ड याद करो, डोमेस्टिक होगा तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल होगा तो नॉर्मल रेसिडेंट। ये वर्ड मतलब ये डेफिनेशन लिखोगे तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स होने चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक, ठीक, अब आते हैं नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, है ना, नेशनल प्रोडक्ट लिखना है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो पहले कीवर्ड देखते हैं। ठीक, अब देखो मार्केट प्राइस अगर लिखा होगा तो मार्केट प्राइस का कीवर्ड है मार्केट वैल्यू ऑफ, कीवर्ड क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ, और फैक्टर कॉस्ट होगा तो अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो मार्केट प्राइस होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द दिस एंड दिस, प्रोड्यूस्ड बाय द, अब हमें नेशनल का प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, है ना, इन अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, है ना, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। भाई अगर मार्केट प्राइस पूछ रहा है और यूज कर रहा था नेशनल का, तो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना, ड्यूरिंग अ ईयर, है ना, ड्यूरिंग अ ईयर एट मार्केट वैल्यू विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक, और अगर फैक्टर कॉस्ट होगा, इट इज द सम ऑफ द ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक, ठीक, तो कीवर्ड क्या मिल गया, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ और फैक्टर कॉस्ट के लिए अर्निंग्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक, अब देखो इसी से अपना वर्ड अपनी डेफिनेशन क्लियर करते हैं।
देखो लिखा है नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, एनपी एट एमपी, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल है तो बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेटेड एट देयर मार्केट प्राइसेस। भाई मार्केट प्राइसेस है तो कैलकुलेटेड एट देयर मार्केट प्राइसेस, किस नेशनल है तो नॉर्मल रेसिडेंट लग गया। अब नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है ना, काउंट एक्सप्रेसेस नेशनल प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट, देख लो वही कीवर्ड आ गया, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट, जो जो लोग देते हैं वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन बनाना सीख गए। अगर डेफिनेशन बनाना सीख गए तो याद करना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है। अब बस एग्जाम के लिए हो गया, तुरंत 7 करोड़ जीत गए, है ना, तुरंत कितने जीत गए 7 करोड़, है ना, 7 करोड़। अब ये ट्रिक इतनी आसान है, इतनी आसान है ट्रिक ना, तुम कोई भी डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। क्या डोमेस्टिक होगा तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल होगा तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री, मार्केट प्राइस होगा तो मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट होगा तो अर्निंग्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। और दो कीवर्ड जो बच रहे हैं, एक ग्रॉस, ग्रॉस होगा तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जब भी ग्रॉस होगा उसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है, और नेट होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन हटा होता है तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। कहीं पे ग्रॉस से पूछ रहा होगा तो क्या लगा दे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट पूछ रहा होगा तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, अब ये जो हमने 8 एग्रीगेट्स पढ़े हैं, है ना, इसमें से सर किसी की भी डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को आ जाए कि डिफाइन जीडीपी एट एफसी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन जीडीपी एट एफसी, तो अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। ये जो मैंने कीवर्ड्स बनाए हैं ना, इन कीवर्ड्स का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। डोमेस्टिक होगा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल होगा नॉर्मल रेसिडेंट, ग्रॉस होगा इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट होगा एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस होगा तो मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट होगा तो अर्निंग्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक ठीक, अब इन 8 एग्रीगेट जो हम लोगों ने पढ़े हैं, चलो सबकी डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जीडीपी एट एमपी, सबसे पहली डेफिनेशन जीडीपी एट एमपी क्या है। जीडीपी एट एमपी ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। भाई फुल फॉर्म पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म एग्जाम में लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कैसे लिखना, इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट प्राइस पे लिखना है इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट प्राइस पे एमपी लिख रहा है, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एमपी का कीवर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ, है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ, है ना, देखो यही वाला कीवर्ड बताया था। हाँ देखो मार्केट प्राइस ले इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई ग्रॉस वर्ड लगा है, जी लगा है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मार्केट प्राइसेस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ठीक है, इतना लिख किया होगे। 2 नंबर की डेफिनेशन टीचर 2 काट ही नहीं सकता, और उसकी आत्मा इतनी तृप्त हो जाएगी तुम्हारी ये डेफिनेशन लिखने के देखने के बाद कि वो समझेगा यार तुम रट के आए हो। ठीक है, लेकिन हमने रटा नहीं, हमने तो सिर्फ कीवर्ड पकड़े। ग्रॉस वर्ड में डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक में विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, मार्केट प्राइस में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, है ना। ठीक है, ठीक है, अब लिखते हैं जीएनपी। जैसे एन देखा तुरंत वर्ड याद आ गया, नॉर्मल रेसिडेंट यूज करना है, वर्ड यूज क्या करना है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक, और मार्केट प्राइस है तो वैसे ही लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ। तो अब जीएनपी एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, है ना, ड्यूरिंग अ ईयर। अब जी ए ग्रॉस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, यहां पे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पे भी लिखना चाहिए था मार्केट प्राइस था ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये वर्ड भूल गए थे, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन।
है ना, ये डेफिनेशन में वर्ड रह गया था, यहाँ पे ग्रॉस लिखा था, तो ग्रॉस वर्ड में इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर लिखते हैं, तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ऊपर भी आगे लाइन में बढ़ा लेना, ठीक। तो ग्रॉस के लिए इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एमपी के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ, है ना, और नॉर्मल रेसिडेंट, यहाँ पे नेशनल वर्ड यूज हुआ है, नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ पे डोमेस्टिक यूज हुआ था, तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक। कीवर्ड्स मिल गए, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, आसान हो गया, ठीक है। अब अपने तीसरे एग्रीगेट पे आते हैं, ठीक। अब नेट है तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक। डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक। मार्केट प्राइस है तो एट मार्केट वैल्यू, ठीक। कीवर्ड मिल गए, अब सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, 3 कीवर्ड्स याद किया, देखो डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये लाइन तैयार कर लेनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ किसका, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये लाइन काटते रहो, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, भाई और डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तुम ऐसे लिख लेना, ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ये काट दो, अपने शब्दों में लिख लो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक। अब ये तो भाई बुक की रटी डेफिनेशन मैंने वहां से कॉपी करी है, ठीक, लेकिन हमको याद कैसे करनी है, देख लो मैंने तुमको ट्रिक सिखा दी, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम अब यहां का बनाते हैं, यहां का चलो रेड, अब यहां का बनाते हैं ऑरेंज कलर से, है ना, आ जाओ। अब ये एन स्टैंड फॉर नेट, तो यहां पे लिखेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये वाला नेशनल, तो नेशनल है तो यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट्स, यहां पे वर्ड आएगा नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक। एमपी है तो मार्केट प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ। तो अब कैसे लिखेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, देखो अब मैं बिना देखे बोलूंगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of the country during a year exclusive of depreciation। बन गई डेफिनेशन, देखो तुमने अब नाम लिखी, अब देखो पढ़ते हैं, it is the market value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during a year after making allowance of depreciation, ठीक है। it is the market value, देखो कीवर्ड क्या मिला, market value of final goods and services produced by normal resident, जो होना चाहिए normal resident कीवर्ड, है ना, आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे तुम लिखना चाहो, ठीक है। 4 हो गए, पांचवा देखो, जीडीपी, जी मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक। डोमेस्टिक मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक। फैक्टर कॉस्ट मतलब एफसी मतलब, है ना, इंक्लूसिव ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, इंक्लूसिव ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स, ठीक। ऑल फैक्टर पेमेंट्स, अब देखो कैसे लिखेंगे, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन, है ना, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन इन, अब किसमें, इन wages, interest, rent, profit, etc. within the domestic territory of a country inclusive of depreciation, ठीक। अब जीएनपी एट एफसी के साथ नेशनल के लिए क्या लगेगा, नॉर्मल रेसिडेंट, ग्रॉस के लिए इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट के लिए अर्निंग्स ऑफ ऑल दी फैक्टर इनकम, है ना, अर्निंग्स ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो कैसे लिखेंगे, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, है ना, by normal residents, है ना, of a country in a year without making allowance of depreciation, है ना, without making allowance of depreciation, ठीक है।
अब अगला एग्रीगेट पढ़ते हैं, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एफसी कैसे मिलेगा? इट इज द एस्टिमेट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। आफ्टर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट है तो डेप्रिसिएशन कट गया है, ठीक है। फिर एनएनपी एट एफसी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द फैक्टर इनकम्स accruing to the normal residents of a country after making allowance of depreciation। आठों डेफिनेशन बिना याद किए, सिर्फ किससे? सिर्फ इस वाले कीवर्ड से। ये कीवर्ड से याद कर लो, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं। सिर्फ एक बार पढ़ लोगे, अपने आप ट्रिक मालूम चल जाएगी, याद होने लगेगी, ठीक है, ठीक है। अब कुछ और एग्रीगेट्स आते हैं जो हमको मालूम होना चाहिए। इनको हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट। इसमें सबसे पहला आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। कौन सी होती हैं? है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स होती है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब वो पेमेंट्स जो रिसीव हो जाए, है ना, बिना कोई आउटपुट जनरेट किए, है ना। जैसे तुमने कहीं भाई अप्लाई किया कि हम यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्होंने तुमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी। स्कॉलरशिप एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट है, इसमें तुम्हारा कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तुम्हारी इनकम नहीं है ना, ये तुम्हारी इनकम में काउंट नहीं होगा, एक तरह की ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। तो यही लिखा है, पेमेंट रिसीव्ड विदाउट एनी कॉम्बिनेशन टू करंट आउटपुट, जो कोई करंट आउटपुट ना जनरेट करे। आज की डेट में कोई भी तुम्हारा स्कॉलरशिप मिलने से कोई तुम्हारा करंट आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। फ्यूचर में तुम स्कॉलरशिप से पढ़ लिख के, है ना, एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, तब आउटपुट उससे तुम जनरेट करोगे, तो बात की बात है। आज तो नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक। तो ये वो पेमेंट्स है जो रिसीव होती हैं विदाउट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करंट आउटपुट, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, ठीक। ये जो ट्रांसफर, अब इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो एग्जांपल में तुम लिख सकते हो स्कॉलरशिप, पेंशंस, है ना, पेंशन भी एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक। कोई फ्लड आ गया है, उसके रिलीफ के लिए फंड, है ना, मतलब कोई भी दया के भाव से दिया गया पैसा ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है, ठीक। अब ये जो ट्रांसफर पेमेंट है दो तरह के हो सकते हैं, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर क्या होता है? इट इज मेड आउट ऑफ करंट इनकम। ये करंट इनकम में से, जैसे गवर्नमेंट ने तुमको स्कॉलरशिप दी तो गवर्नमेंट की करंट इनकम में से वो कम किया जाएगा और हमारी करंट इनकम में ऐड हो जाएगा। इट इज मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर्स, जो दे रहा है उसकी करंट इनकम में से कम होगा, एंड एड्स टू द करंट इनकम ऑफ द रिसीवर्स। भाई उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी तो गवर्नमेंट की करंट इनकम में से कम हो गया और हमारे, मतलब जो हम रिसीवर है, हमारे करंट इनकम में ऐड हो गया। ये क्या हो गया? करंट ट्रांसफर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? पेंशंस और स्कॉलरशिप, ठीक। और कैपिटल ट्रांसफर क्या है? कैपिटल ट्रांसफर मतलब तुमने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दी, तो ये जो पेयर होगा उसकी कैपिटल इनकम को कम कर देगा और रिसीवर की कैपिटल इनकम को बढ़ा देगा। तो इट इज पेड आउट ऑफ द कैपिटल, वो कैपिटल से कम होगा, और वेल्थ ऑफ द पेयर्स एंड एड्स टू द कैपिटल और वेल्थ ऑफ द रिसीवर्स, है ना। एग्जांपल, पेमेंट ऑफ डैमेज ड्यूरिंग फ्लड। भाई फ्लड आ गया, उसके लिए जो पेमेंट दी गई वो क्या होगा? वो कैसा है? कैपिटल ट्रांसफर है, ठीक है। वहीं पे स्कॉलरशिप और पेंशन कैसी है? करंट ट्रांसफर है। कोई दिक्कत है ना। तुम ऐसे भी याद करो, तुमने अकाउंट में याद किया होगा, कैपिटल वाली चीजें मतलब रोज नहीं होती, करंट वाली चीजें रोज होती। स्कॉलरशिप, पेंशन, ये हर 6 महीने पे, हर सेमेस्टर फीस में तुमको मिल जाएगा, या हर साल तुम स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, है ना। कैपिटल ट्रांसफर भाई रोज फ्लड नहीं आते हैं, तो एक बार दे दिया, है ना, मतलब वंस इन अ ब्लू मून जो हो जाए, ठीक, वो कैपिटल ट्रांसफर, ठीक। अब इसके बाद अगला वो आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस एंड नेट करंट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये सारी नेशनल इनकम है जो तुम मार्केट प्राइस पे कमाते हो, है ना, और इसमें सारे करंट ट्रांसफर एडेड होते हैं जो तुमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलते हैं, है ना। मतलब ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है नेशनल इनकम का, एनएनपी एट एमपी का, है ना, नेशनल इनकम का, एनएनपी एट एमपी का,
और इसमें सारे नेट करेंट ट्रांसफर्स एडेड होते हैं जो तुमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये दो उसमें डिफाइंड होता है, एक ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना, इनकम। इसके लिए क्या फॉर्मूला हुआ, जो वही ग्रॉस नेशनल, अब ग्रॉस वाला दिखाएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइसेस प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और नेशनल लिखना होगा, नेट नेशनल डोमेस्टिक, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम लिखना है तो एनएनपी 8MP मतलब नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइसेस प्लस नेट करेंट ट्रांसफर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कोई बोलते कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से तुमको नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जाना है तो तुमको बस इतना ही क्या करना होगा, ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस वर्ड है और यहाँ नेट वर्ड है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए लोग क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो तुम इसी फॉर्मूले में अगर माइनस डेप्रिसिएशन भी लगा देते हो, अगर यहीं पे माइनस डेप्रिसिएशन भी लगा देते हो तब भी तुमको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर एग्जाम में कोई शॉर्ट वाला वो एमसीक्यू आ जाए या शॉर्ट आंसर आ जाए, है ना, मोस्टली एमसीक्यू आ जाएगा, तो या असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक इनकम से नेट नेशनल डोमेस्टिक इनकम जा रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में डेप्रिसिएशन का अंतर। देखो दोनों के फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहां पे ग्रॉस प्लस लिखा है, यहां पे नेट लिखा है, यहां पे भी एनसीटीआरओडब्ल्यू लिखा है मतलब नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, यहां पे भी नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। बस अंतर क्या है, बस अंतर है डेप्रिसिएशन का। तो माइनस कर देंगे, अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। और एक भाई मेरे को कमेंट में आंसर जरूर बताना, मेरे को कमेंट में आंसर जरूर बताना, डेप्रिसिएशन के दो और नाम, है ना, जिसका जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा ना उसको मेरा अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा, ठीक है। कमेंट में मेरे को जरूर बताना डेप्रिसिएशन के दो और नाम, है ना। एक नाम मैं बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, एग्जाम में डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा होगा। अब तुम दूसरा नाम मेरे को कमेंट में बताओगे, है ना, है ना। जो भी 1 2 10 15 20 जितने भी कमेंट्स आएंगे सबको मेरे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा, है ना। चलो अब आते अगले उसमें, अब आती प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम कैसे निकलेगी, प्राइवेट इनकम निकलेगी जो तुमने नेशनल इनकम कमाई है ना, जो तुमने नेशनल इनकम कमाई है। अब उसमें से कुछ माइनस हो, नेशन की इनकम में से वो चीजें हटा दो जो प्राइवेट इनकम में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या क्या चीजें हटा दे, ठीक। तो सबसे पहले वो सारी चीजें हटा दो जो गवर्नमेंट कमा रही है ना। भाई कोई भी प्राइवेट इनकम या प्राइवेट इंटरप्राइज की इनकम क्या होगी, वही इनकम तो होगी जो गवर्नमेंट को पे करा, जैसे टैक्सेस पे करा तो टैक्सेस हटा दो, है ना। और जो गवर्नमेंट से कमा रहा है वो होगा, ठीक, वो जोड़ लो। तो देखो क्या क्या होगा प्राइवेट इनकम में। सबसे पहले नेशनल इनकम ले ली, एनएनपी और एफसी नेशनल इनकम होती है, ठीक। नेशनल इनकम जरूर दी होनी चाहिए, नेशनल इनकम। इसमें हम लोग सारी इनकम हटा लेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना। वो सारी इनकम हटा लेंगे जो हम लोग ने मान लो गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसके लिए जो मैं भी इनकम जो हमारी होगी ना वो सब हटा देंगे। सबसे पहले माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर इसमें सारी सेविंग्स भी हटा देंगे, है ना, जो कि गवर्नमेंट करती होगी, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज, ठीक। और इसमें ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट और नेशनल डेट। इंटरेस्ट और नेशनल डेट का मतलब क्या है, मान लो तुमने गवर्नमेंट को कोई लोन दे रखा है और सरकार तुमको उसके बदले में इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट तुम कमा रहे हो वो ऐड हो जाएगा। प्लस नेट करेंट ट्रांसफर, कोई भी सरकार ने तुमको पैसा दिया होगा, है ना, वो ऐड हो जाएगा, नेट करेंट ट्रांसफर, है ना। और नेट करेंट ट्रांसफर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तुमको मिला हो, जैसे तुमने कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन से तुम्हारी कंपनी में पैसा आ गया, ठीक, या गवर्नमेंट ने तुम्हारी कंपनी में थोड़ा पैसा लगा दिया, तो वो सारे करेंट ट्रांसफर ऐड हो जाएंगे, है ना। इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, क्या क्या माइनस हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस ऑफ दी गवर्नमेंट, है ना, ये भी गवर्नमेंट की, ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है ना, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, 12th के पर्सपेक्टिव से तो एकदम नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मूला जरूर भूल लेते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और एग्जाम में डिफाइन करने को भी आ जाएगा। डिफाइन प्राइवेट इनकम,
तो प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द प्राइवेट इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पेमेंट्स, है ना, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पेमेंट, सारी गवर्नमेंट पेमेंट करने के बाद जो भी इनकम एक प्राइवेट इंटरप्राइज की बचती है वो प्राइवेट इनकम कहलाती है। ठीक, अब पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम मतलब एक इंसान की इनकम, जैसे एक इंटरप्राइज का कोई ओनर होगा तो प्राइवेट इनकम तो पूरे इंटरप्राइज की इनकम हो गई। अब उस इंटरप्राइज के ओनर की पर्सनल इनकम क्या होगी वो बात करते हैं। तो पर्सनल इनकम कैसे निकलेगा? अब ये निकलेगा प्राइवेट इनकम से, ये निकलेगा प्राइवेट इनकम से। तो प्राइवेट इनकम में से तुम सबसे पहले माइनस करोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस करोगे कॉर्पोरेट टैक्सेस, माइनस करोगे रिटेन्ड अर्निंग्स, माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फुल फॉर्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक, अभी तुम अगले चैप्टर में, चैप्टर 20 में मैंने वीडियो पढ़ा हुआ है, मैंने ऊपर लिंक दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है चैप्टर 20 का। जब तुम इनकम मेथड पढ़ते हो, है ना, तो जो प्रॉफिट्स होते हैं, है ना, मैंने तुमको इनकम मेथड निकालने का, भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तो मैं नहीं बात करूंगा, इनकम मेथड निकालने मैंने तुमको फुल फॉर्म बताया ना, प्राइम, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए, है ना, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो शॉर्ट फॉर्म है वो प्राइम, उसमें जो पहला पी है प्रॉफिट, है ना, ये जो प्रॉफिट है ये इन्हीं तीनों चीजों का एडिशन है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन्ड अर्निंग, तो बस समझो वही प्रॉफिट तुमको माइनस करना। प्राइवेट इनकम में से सारा प्रॉफिट माइनस कर दोगे, किस किस में? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन्ड अर्निंग, ये तीन चीजें माइनस कर देना है। ठीक है, ये तीन चीजें माइनस कर देना है। तो अगर नहीं भी याद रहता है, तुमने वो वाला फॉर्मूला याद किया है मेरा, तुम यहां पे ये भी याद कर सकते हो, प्राइवेट इनकम में से तुमको प्रॉफिट माइनस करना है, और ये प्रॉफिट तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, ये तीन चीजें याद हो गई। और कंट्रीब्यूशन टू एसएससी। अब एसएससी एग्जाम लोग तैयारी करते हैं भाई, 12 के बाद लोग, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, एसएससी बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, तो वही कंट्रीब्यूशन हटाना है। अब वो एग्जाम वाला नहीं है, यहाँ पे एसएससी स्टैंड फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये तीन चीजें हटा दोगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्राइवेट, वो तुम्हारा क्या बचेगा? पर्सनल इनकम बचेगा। और किस में से हटाना है? प्राइवेट इनकम में से हटाना है, कोई दिक्कत? अब पर्सनल डिस्पोजेबल, जहां पे भी डिस्पोजेबल वर्ड लग जाए, डिस्पोजेबल वर्ड का मतलब होता है जो तुमने पर्सनल इनकम कमाई है उसमें से टैक्सेस और हटा दो, है ना, जितने भी तुमने सरकार को टैक्सेस दे रखे हो। तो पर्सनल इनकम में से तुमने पर्सनल टैक्सेस, चाहे इनकम टैक्स हो या कोई और अदर टैक्सेस हो, वो सब हटा दिया, है ना, और कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट, कोई और रिसिप्ट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तुमने दी वो भी माइनस कर दिया, तो तुमको क्या मिल जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल वर्ड का मतलब ये आपको टैक्सेस हटाने हैं जो आप गवर्नमेंट को देते हो। तो सारे पर्सनल टैक्सेस और सारे मिसलेनियस रिसिप्ट आपने हटा दिए, आपको क्या मिल गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल गया। ठीक ठीक, अब आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है एवरेज इनकम। जैसे कोई तुमसे पूछे, जैसे तुम्हारे क्लास में, फॉर एग्जांपल क्लास में तुम्हारे 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ा रही है, तुम्हारी क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, और प्रिंसिपल आ जाए और प्रिंसिपल पूछे ये क्लास बहुत शोर करता है, ठीक, और टीचर को हड़काता है, टीचर से बोलता है आपकी क्लास बहुत शोर करती है, अब आप इस शोर को कम करिए, है ना, कम करिए। और फिर उसके बाद ये सवाल बोलता है कि बताओ आपकी क्लास का एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, तो टीचर बोलते हैं 60% मेरी क्लास का एवरेज रिजल्ट चल रहा है। मतलब तुम्हारी प्रिंसिपल खुश हो जाती है, बच्चे शोर भी मचाते हैं, और 60 का 80% एवरेज मान लेते हैं, 80% भी भाई पूरी क्लास लेके आ रही है। तो उसने ये नहीं बोला कि हर बच्चा 80% लेके आ रहा है, कुछ बच्चा उसमें फेलियर भी होगा, कुछ बच्चा उसमें टॉपर भी होगा, कुछ बच्चा एवरेज भी होगा। तो यहाँ पे 80% एक एवरेज दिखाता है कि ऑन एन एवरेज सबका अगर मार्क्स जोड़े जाए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोग किए जाए तो वो एवरेज दे देगा। तो पर कैपिटा इनकम भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक एवरेज इनकम, है ना, हर इंडिविजुअल तुम्हारी कंट्री में रहने वाला क्या कमाता है ना। जैसे अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम बोले तो 10,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये है इंडिया में हर कोई
जो इंडिया में रहता है वो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए कमाता होगा, 10,000 से कम नहीं कमाता होगा। तो ये इंडिया को क्या दिखाता है? ये इंडिया को एक गरीब देश दिखा देता है ना। ये गरीब ना दिखा के ये इंडिया को एवरेज इनकम वाला देश दिखा देता है। वहीं पे यूएस में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ऐसी जैसी कंट्री चले जाओगे जहां पे मतलब जो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां की अगर तुम पर कैपिटा इनकम देखोगे तो वहां के ऑन एन एवरेज हर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज कमाता है, तो वहां की पर कैपिटा इनकम हाई। तो पर कैपिटा इनकम भाई वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी डिपेक्ट करता है, वहां के लोग कैसे दिखते हैं। अब ये पर कैपिटा इनकम मैंने तुम समझ रहे होता क्या है? पर कैपिटा इनकम क्या है? एक तुम्हारे देश की एवरेज इनकम, मतलब हर इंसान ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है, ये पर कैपिटा इनकम हो गया। ठीक, अब पर कैपिटा इनकम निकले कैसे? टोटल इनकम जोड़ लोगे सारे लोगों की, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ लोग, जो तुम्हारी कंट्री में रहते हैं। ठीक, तो देखो पर कैपिटा इनकम क्या है? इट इज द एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब सारे लोग जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, मतलब जो हमारी कंट्री में रहते हैं और जो बाहर भी रहते हैं, और काम हम बाहर करते हैं लेकिन पैसा इंडिया में देते हैं, तो बाय ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक, अब ये जो पर कैपिटा इनकम है निकले कैसे? टोटल जो नेशनल इनकम होगी, नेशनल इनकम यानी जो तुमने एनएनपी निकाला होगा, है ना, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल पॉपुलेशन से, उसको डिफाइन कर देता है टोटल पॉपुलेशन से, पर कैपिटा इनकम निकल के आ गई। ठीक है, ठीक है। अब रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? देखो रियल जीडीपी जो होता है ना वो करेंट आउटपुट पे निकलता है ना, और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये बेस ईयर के उस पे निकलता है ना, बेस ईयर पे निकलता है। अगर रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो सारे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करता है, किस पे? करंट आउटपुट पे, जो करंट कैलकुलेशन हो रही हो, जो करंट तुम कमा रहे हो। और रियल जीडीपी क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर, है ना, कैलकुलेटेड बेस ईयर को देखते हुए। ठीक है, एक रियल जीडीपी होगा, एक नॉमिनल जीडीपी होगा। सिर्फ डेफिनेशन लिखने आ गई, रियल जीडीपी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, है ना, या प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड कैलकुलेटेड एट द करंट आउटपुट। और नॉमिनल जीडीपी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic produced by the normal citizens of the country within the domestic territory or outside at base year। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा है, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा अच्छा है, तो रियल जीडीपी ज्यादा बेटर है, रियल जीडीपी ज्यादा बेटर है। ठीक ठीक, अब इसके बाद आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीडीपी एंड वेलफेयर बताओ। ठीक, तो जीडीपी या नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक, तो आंसर को लिखना कैसे? मैंने बिल्कुल आंसर के हिसाब से कि तुमको अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है या 6 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है, जैसा भी तुम्हारे एग्जाम का वो होगा, है ना, तो उसके हिसाब से आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले तुमको बताना है वेलफेयर क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर इज टेकन एज अ मीन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेलबींग और फीलिंग बेटर ऑफ, है ना, वो सारी हैप्पीनेस, वो सारी वेलबींग जो तुमको मिलती है किसी भी चीज को कंज्यूम कर से, या वो सेटिस्फैक्शन तुमको मिलती है, वो वेलफेयर में काउंट होती है। ठीक, फिर इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब वो वेलफेयर जो तुमको पैसे से मिलता है, मॉनेटरी वैल्यू से, पैसों से मिलने वाला, है ना, तू पैसा करती है वाली, है ना, वो वेलफेयर। तो वो सारा वेलफेयर जो तुमको पैसे से मिल रहा है ना, लोग बोलते हैं ना खुशियां पैसे से नहीं मिलती है, पर मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा होगा ना तो हर खुशी होगी, तो बिना पैसे कोई खुशी नहीं है। ठीक, अगर कोई गरीब के पास चले जाओ, बोलो खुश होगा भाई, वो अपने दुख रोने लगेगा, है ना। तो पैसे से ही खुशियां खरीदी जा सकती है। हाँ, ये नहीं कि सब खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक खुशियां हम लोग भाई इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर रिफर्स टू द मटेरियल वेलबींग। क्या है? मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, है ना, मटेरियल मतलब जो मटेरियल से मिलने वाला, जो पैसे से मिलने वाली, है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर मीन दैट टोटल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज फॉर मनी। ठीक, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस। ठीक ठीक, अब आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले वेलफेयर क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट,
ठीक, इसको तुम थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखोगे, थोड़ा और ज्यादा मतलब बुक से रीड करके थोड़ा एक्सप्रेस लिखो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आंसर्स हेडिंग्स बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। अगर तुम्हारा क्वेश्चन 3 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता है, यहाँ पे तुमको जीडीपी एंड वेलफेयर पे कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। फिर अब बताएंगे जीडीपी नेशनल इनकम कैसे एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का। तो देखो इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक वेलफेयर इंसान को तभी मिलेगा इकोनॉमिक जब गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे, वो उसको खरीद पाएगा, है ना। वेलफेयर विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक। एंड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम रिजल्ट एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर तुम्हारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो लोगों पर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा सामान खरीद कर पाए, ज्यादा सामान खरीद पाएंगे तो ज्यादा उनको इकोनॉमिक वेलफेयर मिलेगा, ठीक। दो द इंक्रीज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फैक्ट, है ना, मतलब वो जो नेशनल इनकम का इंक्रीज होना चाहिए वो गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज के साथ होना चाहिए। In fact, it is real per capita income, which is generally taken as index of economic welfare, है ना। वो रियल जीडीपी ही जो है ना, वही तुम्हारा एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। किसमें? अभी तुमने पढ़ा होगा रियल पर कैपिटा इनकम, है ना। दो तरह के पर कैपिटा इनकम होते हैं, एक नॉमिनल एक रियल। रियल मतलब जो तुम एक्चुअली मतलब जो तुम्हारे करंट आउटपुट पे कैलकुलेट किया जा रहा हो वो रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। वो ही जनरली इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर माना गया है, ठीक। अब जब भी तुम वेलफेयर लिख रहे हो या जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर लिख रहे हो तो दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमको नोट करने चाहिए। सबसे पहले फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है ना। गुड्स एंड सर्विसेज ऑन एवरेज and this is indicated by per capita income rather than total income, है ना। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है ये कैसे दिखेगी? ये पर कैपिटा इनकम से दिखेगी, ना कि टोटल इनकम से दिखेगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को देख के तुम अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बता सकते हो, टोटल इनकम को देख के नहीं। दूसरा पॉइंट, while taking national income as an indicator for economic welfare, national income should be taken in real terms। हमेशा national income किसमें कैलकुलेट होनी चाहिए? रियल टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में नहीं, नॉमिनल टर्म्स में नहीं। कोई दिक्कत समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? इजी। अब तुमको आंसर में जो लिखना है, मैं हट जा रहा हूं फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। मैं हट जा रहा हूं फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक। अब जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। और एक पीछे मैंने तुमको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बताया था, है ना। करंट आउटपुट या करंट प्राइसेस पे जो वैल्यू ऑफ फाइनल लाइन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो करंट वैल्यू पे या करंट प्राइसेस पे जो सारे वैल्यू ऑफ आउटपुट बताए जाए वो रियल जीडीपी, और जो बेस ईयर के उस पे बताया जाए वो नॉमिनल जीडीपी, है ना, वो नॉमिनल जीडीपी। कोई दिक्कत इतनी बात में? अब इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। अगर आपने इतनी बातें समझ ली, जितनी डेफिनेशन, जितने कीवर्ड्स मैंने बताए वो देख लिए तो बहुत इजी था चैप्टर। अब इसमें मेन क्या है? ये कन्वर्जेंस, सबसे पहले तो कन्वर्जन, दूसरा ये एग्रीगेट्स, और ये कीवर्ड्स जो मैं तुमको लिख के दिए ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इतनी बातें याद कर ली है ना, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अब आज के लिए भैया बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, इतना आपने देखा, बहुत थैंक यू, बहुत, है ना। और भाई जाते जाते आपसे एक लाइन जरूर कहूंगा, अब लगभग 30-40 डेज रह गए, है ना। अब लगभग 30-40 डेज रह गए। अब थोड़ा सा स्टार्ट कर ले, बस मेरे साथ वीडियोस में बने रहे, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे नोट बना के, छोटा पॉइंटर्स बना के याद करते रहे। एक बार बुक रीड कर लें, जैसे ये वीडियो 1 घंटे की है, ठीक, तो लगभग 1 घंटे की वीडियो देख लें 2x पे, है ना। पॉइंटर्स बना ले, एक बार अपनी फ्रैंक आईएससी किताब को रीड कर ले, है ना। इतना बहुत है, इनफ है ना। मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में हो जाएगा, है ना। और जब मैं गारंटी ले रहा हूं तो तुम तो गारंटी ले ही सकते हो, है ना। और ये मान के चलो कि अब की बार मतलब ये बोर्ड तुम्हारा कमबैक होगा, है ना। और ये कमबैक किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये कमबैक किसी जमाने के लिए नहीं है, ये कमबैक बहुत पर्सनल कमबैक होना चाहिए, है ना, कि मेरे को दिखाना है, ये कमबैक मेरा पर्सनल होना चाहिए,
ठीक है, तो कमबैक तो करना है लाला, है ना, कमबैक करना है लाला, जमाने के लिए नहीं, जमाने के लिए नहीं। ये कमबैक पर्सनल कमबैक है, ये कमबैक पर्सनल कमबैक होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हुए। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, टाटा बाय बाय।